नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना गंगने और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया का ये खास एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में 2019 में महाविकास आघाड़ी की जिन्होंने स्थापना की, वो शिवसेना ठाकरे के सांसद संजय राउत के छोटे भाई जो मुंबई के विक्रोली से खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो हमारे साथ है सुनील राउत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। सर, महाविकास आघाड़ी अपने उम्मीदवारों का चयन तो कर चुकी है, लेकिन जो उम्मीदवारों की घोषणा है, लिस्ट जारी करने में इतना समय क्यों लगा रही है? हालांकि पहली लिस्ट जो है वो सभी पार्टी ने जारी की है। देखो, हम जीतने वाले, सत्ता पे आने वाले हमारी महाविकास आघाड़ी है, तो हम लोग जो भी करेंगे हम सोच समझ के करते हैं। और जिसको विरोधी पार्टी में बैठा है उनको तो आराम से, उनको तो चलता है। लेकिन हम जीतने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी 2024 में सत्ता पे आएगी। तो क्या उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जो है, जो पहली लिस्ट जारी होती है, देखो, उसमें 90% तो हमारी सीट डिक्लेयर हुई है। थोड़ा एक 6-7 जो सीट होगी उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा चल रहा है, और सब हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों का आज डिक्लेरेशन हो जाएगा। सर, लेकिन आपके भाई जो है संजय राउत जी, वो कहते हैं कि हमारी शिवसेना की लिस्ट जो है उसमें एडिटिंग भी अभी होना बाकी है। नहीं, देखो, एक आध दो सीट का कोई समझो वहाँ एनसीपी होगी या कांग्रेस होगी या हमारी कोई जीतने वाली सीट उनके पास गई होगी, तो उसका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सर, तो क्या ये संभव था कि जो उम्मीदवार जो है, सिटिंग एमएलए जो है, उनके नाम तो कम से कम जो महाविकास आघाड़ी है घोषित कर सकती थी सबसे पहले? नहीं, शिवसेना ने तो सब डिक्लेयर कर दिया है। हमारे शिवसेना ने किया है, शरद पवार साहब के पार्टी ने भी डिक्लेयर किया है, कांग्रेस के भी डिक्लेयर हुए। मैं तुमको 100% बोलता हूँ कि 2024 में महाविकास आघाड़ी सत्ते पे आएगी, महाविकास आघाड़ी का सीएम बनेगा। इसमें कोई टेंशन नहीं और कोई चिंता की बात नहीं इसके। सर, आपने सीएम की बात की, महाविकास आघाड़ी में खुद आपके भाई राउत जी ने कहा था कि सीएम का अगर फेस डिक्लेयर किया जाता है, अगर सीएम का चेहरा महाराष्ट्र के सामने रखा जाता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो है महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत आसान होंगे। महाविकास आघाड़ी में सब सीएम बन सकते हैं, इतनी हमारे पास इतनी ताकत है। हमारे सेना में भी ताकत है, हमारे कांग्रेस में भी ऐसे उम्मीदवार है, एनसी में भी है। तो अब डिक्लेयर हम करेंगे। हम पहले हमारी ताकत लगाएंगे कि हमारे जितने भी कैंडिडेट, जितने में हम ताकत लगाएंगे जितने में, और सब जीतने के बाद हम सोच समझ के हम सीएम बनाएंगे। और हमारे लिए सीएम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इस महाराष्ट्र में 2024 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी, ये हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर, अगर चुनाव की बात करें, आप 2 बार जो है आपके चुनाव क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार आप जो है विधायक बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव क्षेत्र में? जब मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा था तब बहुत सारे मुद्दे थे, और 2019 का लड़ा था तब मैंने जो मुद्दे थे वो मैंने 50% मैंने सॉल्व किए थे। 2019 में और 2024 का मैं लड़ रहा हूँ अभी। 2024 तक जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे मैंने मेरे विक्रोली मतदार संघ के मैंने सॉल्व कर दिए। मैंने देखो, मेरे मेरे विभाग में एशिया की सबसे बड़ी माड़ा की कॉलोनी है जी। उस कॉलोनी में आपको पता होगा कि 2-2 माले की बिल्डिंग थी, 50 साल हुआ था, गिरने आ रही थी। आप 2-2 माले की बिल्डिंग का आप 40 माले का टावर बन रहा है, 24 माले का टावर बन रहा है। ये सब मैंने आमदार होने के बाद ये सब मैंने काम कर दिया। मेरे यहाँ ट्रांजिट काम बहुत बड़ा था, ट्रांजिट कैंप, हाँ। और इसी बिल्डिंग थी कि मैं कम से कम, आपको मैं सच बोलता हूँ कि 6-7 बारिश के टाइम में मैं सो नहीं सका था, क्योंकि कभी भी बिल्डिंग गिरने की टेंशन था मुझे। मैंने वो सब बिल्डिंग गिरा के मेरे सब लोगों को, 2400 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट माड़ा के घर मैंने कन्नामाल में सबको मैंने शिफ्टिंग कर दिया। आज बहुत बड़ी अच्छी तरह से रह रहे, कोई टेंशन नहीं। और अभी मेरे मतदार संघ के अंदर ऐसा कोई टेंशन नहीं कि बिल्डिंग गिरे या कोई बीएमसी का टेंशन हो कि बिल्डिंग गिरने के लिए कोई नोटिस हो। ऐसा कोई टेंशन मेरे मतदार संघ के अंदर आज का दिन पे नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ एक जो टेंशन है, एक मुद्दा एकदम इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि देखो, आपको पता होगा मुंबई में 6 खासदार है, 34 एमएलए, लेकिन सब पूरी मुंबई की जो गंदगी है, जो कचरा है, वो मेरे यहाँ कांजूर मार्ग में डंपिंग ग्राउंड है। उसके लिए मैंने अभी लास्ट 3-4 विधानसभा में मैंने बहुत कोशिश की। अभी वो भी जो डंपिंग का जो मुद्दा है वो भी अभी इसी 1100 एकड़ की ज़मीन पनवेल के पास लिया हुआ है,
और एक आध साल में मेरा डंपिंग भी यहाँ से निकल के पनवेल साइड में निकल जाएगा, ये भी मैं आपको बोलता हूँ। सर, आपने जर्जर इमारतों की बात की, क्या विक्रोली आपके चुनाव क्षेत्र में कोई जर्जर इमारतें या कोई बीएमसी की नोटिस वाली अभी इमारतें हैं? मैं यही बोल रहा हूँ, ये 10 साल पहले की चीज़ थी। अभी आज मेरे पास ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं कि यहाँ कोई डेंजर बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं। लेकिन एक 15-16 बिल्डिंग ऐसी मेरे पास आज भी है कि वहाँ सीआरजेड के अंदर रुकी हुई है। तो वहाँ सीआरजेड लग रहा है, कम से कम 24 बिल्डिंग ऐसी है मेरे पास कि उसको सीआरजेड लग रहा है, लेकिन अब 40 साल 50 साल बिल्डिंग को हुआ है। वही बिल्डिंग का अभी मेरे एक बहुत मुद्दा मैं फाइट कर रहा हूँ। मेरे सेंट्रल मिनिस्टर तक मैं गया हूँ, उनसे बातचीत हुई है। इसमें भी मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल के उनको कहीं शिफ्टिंग करवा के या वहीं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी थी तब सीआरजेड कानून था नहीं, तो मेरी फाइट वही चल रही है कि जो बिल्डिंग वहाँ खड़ी है वहीं उनको उधर ही डेवलपमेंट के लिए कुछ परमिशन मिले तो वो भी बिल्डिंग मेरी डेवलप हो सकती है। सर, क्योंकि बीएमसी पर हमेशा पिछले 25 साल से शिवसेना का वर्चस्व रहा है और बीएमसी के मुद्दों को लेकर ही आपका मुंबई में काफ़ी शिवसेना का वर्चस्व है। ऐसे में मुंबई में जब भी बारिश की हालत होती है तो लैंडस्लाइडिंग की बात हो, गड्ढों की बात हो, पेड़ गिरने की बात हो, इस तरह के हादसे होते रहते हैं। हालांकि पिछले 2 साल में इन हादसों में भले ही कमी आई हो, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर बीएमसी हो या प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है। विक्रोली में भी कई जगह जो है जल जमाव देखने को मिलता है। नहीं, मेरे अंदाज से तो देखो, 2.5 साल अभी हमारी सत्ता तो है ही नहीं। मुंबई महानगर पालिका में लास्ट बहुत सालों से शिवसेना की सत्ता है और आगे कभी भी इलेक्शन लेंगे तो भी शिवसेना की सत्ता मुंबई महानगर पालिका पे आएगी। और जो काम शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका में किया है कोई कर नहीं सकता। जैसे जैसी डेवलपमेंट हो रही है उस जैसे डेवलपमेंट की जैसे हर नियोजन शिवसेना कर रही थी। अभी देखो पानी जो मेरे विक्रोली में तो कहीं पानी भरता नहीं। जिस तरह से जो हमारा नियोजन करना चाहिए तो मैं हर साल करते रहता हूँ। तो कोई प्राइवेट लेआउट है वहाँ पानी जमा तो हम पंपिंग करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कोई मुद्दा आज का दिन पे नहीं है कि किधर पानी का समस्या हो, पानी बारिश का पानी भरते, ऐसी कोई समस्या मेरे इधर दिखती नहीं है। सर, ये तो बात हो गई कि जल जमाव जो बारिश के दिनों में होता है, लेकिन विक्रोली में पीने के पानी की भी बहुत समस्या है। इसे आप कैसे सुलझा रहे हो? देखो, मेरे यहाँ एक सूर्यानगर का पार्ट है, थोड़ा सा पवई है। ये दोनों पार्ट ऐसे है कि वो पूरे डोंगर के ऊपर है, तो पानी चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी सूर्यानगर में मैंने अभी 2 महीने पहले एक स्कीम पास करवा के लिए कि मैं यहाँ से एक पंपिंग से पूरे लास्ट तक पानी जाएगा, ऐसा मैंने एक सिस्टम अभी महानगर पालिका की मदद से मैंने अभी चालू कर रहा हूँ। 1 महीने 1.5 महीना में वो भी चालू होगा। बाकी देखो, कन्नामार हो या टागोर हो, ये पूरी पुरानी कॉलोनी है, महाराजा की कॉलोनी थी, 2-2 माले की बिल्डिंग थी। अभी ये बिल्डिंग सब 24 माला 40 माले के टावर बन रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ 5 एफएसआई की नई लाइन में डालने का काम चालू हुआ है। वैसे ही सेम सीवर का प्रॉब्लम था, सीवर की लाइन भी 173 करोड़ रुपया पास हुआ है, उसका काम चालू है। मैंने ही नारियल फोड़ा था। ये दोनों काम अभी फास्ट चालू हो रहा है। 1 साल के अंदर सीवर और पानी का दोनों ही प्रॉब्लम कन्नामा टावर की खत्म हो जाएंगे। सर, अगर भांडुप के कुछ इलाकों की बात करें तो जो बाहर से जो बड़े रास्ते हैं वहाँ पर तो बड़े रास्ते हैं, लेकिन जो अंदर की तरफ रास्ते बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या वहाँ के लोकल लोगों को होती है। इस पर आपका कामकाज कैसे चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं। कन्नामार हो, टागोर हो, पवई में थोड़ा सा इंटरनल रोड छोटे है, भांडुप में तो कहीं दिखता नहीं। लेकिन जब हमारे भांडुप गाँवठान है इधर, तो गाँवठान में एक नया उनके गाँवठान का नया धोरण अभी आ रहा है मार्केट में, तब वो भी रोड डेवलप हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जितने भी रोड है वो अच्छे बन रहे हैं। सीसी रोड बन रहा हूँ। कन्नामा टावर में नहीं बन रहा था क्योंकि वहाँ सीवर और पानी की समस्या थी, तो अभी वो भी ख़त्म हो रही है। तो अभी सब जहाँ मेरे यहाँ 90% सब सीसी रोड बनेंगे, इंटरनल रोड। लेकिन मुझे तो कहने में बहुत खुशी होती है कि भले इंटरनल रोड अभी बन जाएंगे, बन रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ गोरेगांव लिंक रोड, हमारा मुलुंड लिंक रोड से सीधा एक रोड जा रहा है गोरेगांव भांडुप जो ईस्ट वेस्ट की बात 4.5 करें। किलोमीटर का टनल है। इसका भूमि पूजन आदित्य ठाकरे और मैंने किया था। उसके फोर्टिस हॉस्पिटल के बाजू में एक बड़ा हॉस्पिटल, वो भी आदित्य साहब ने हमारे उसका भूमि पूजन किया था, मैंने आदित्य साहब ने किया था।
वहाँ पूरे ईशान्य मुंबई का एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें ऑल फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिले, ऐसा हॉस्पिटल हमें वहाँ का काम चालू हुआ, टेंडर निकला है, काम चालू हुआ है। वैसे हमारे कन्नौज में एक महात्मा फुले हॉस्पिटल है, उसका भी टेंडर निकला है, वहाँ भी 12 माले की बड़ी बिल्डिंग बन रही है। मीन्स जो हमको करना है मेरे हिसाब से हम कर रहे, लेकिन आप सबको पता होगा कि 2.5 साल के अंदर हम सब निष्ठावंत आमदार है, शिवसेना के आमदार है, हम उद्धव जी के आमदार है। तो 2.5 साल में इस सरकार ने हमें किसी प्रकार की मदद की नहीं। हमने जो जो प्रपोजल दिए थे उस प्रपोजल पे हमको कचरे की पेटी दिखाई दी। हमें लोगों के काम करने के लिए हमें 1 रुपए का फंड जो आमदार को मिलना चाहिए, जो रेगुलर लीगल फंड है, वो भी फंड हमको इस सरकार ने दिया नहीं। तो थोड़ी सी हमारी डेवलपमेंट हमारी 2-2.5 साल में थोड़ी रुकी थी। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ जो रुकी हुई डेवलपमेंट आने वाले 2024 में महाविकास आघाड़ी का सरकार आएगा। इस सरकार आने के बाद हम जो भी डेवलपमेंट बाकी है हम पूरी कर देंगे। सर, बीच में विक्रोली, पवई, यहाँ पर एक बीएमसी प्रशासन ने पुलिस की मदद से वहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था, काफ़ी सारे स्लम एरिया में अवैध निर्माण किया गया था, लोग रहने के लिए आए थे, उन पर लाठीचार्ज किया था, उनकी जो स्लम एरिया है वो तोड़ने की कोशिश की थी, बहुत वीडियो वायरल हुआ था। ऐसी बात नहीं थी वो। हम्म, आप कांजूरमार्ग जो लिंक रोड जो है वहाँ एक माड़ा का बड़ा प्लॉट है, और अचानक एक दिन क्या हुआ कि ऐसे कुछ बाहर से लोग आ गए, प्लास्टिक का कागज लेके उन्होंने छोटे 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 घर बनाए, हाँ, ऑल इलीगल थे। और आने वाले लोग कोई मुंबई के भी थे नहीं, कोई कल्याण से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, ऐसे सब लोग आए थे। वो मैंने डीसीपी से बात करवा के, महानगर आयुक्त से बात करवा के एक ही दिन में मैंने सब क्लियर करवाया और गवर्नमेंट का प्लॉट गवर्नमेंट के ताबे में दे दिया। तो मुंबई ये सिर्फ आपके चुनाव क्षेत्र नहीं, मुंबई की ही ये समस्या है कि जो अवैध निर्माण हो या स्लम एरिया हो, तो इस पर भी निपटने की कुछ शिवसेना की ये चुनावी मुद्दा रहेगा। अवैध निर्माण तो देखो, आज सच बात ऐसी है, जो मेरे एरिया में 80% चाल सिस्टम है। चाल में कौन रहता है? जो 2-2, 4-4 करोड़ का घर खरीद नहीं सकते वो ले लेता है, खरीद ले नहीं सकते वो वहाँ चाल में रहते हैं। तो देखो कभी क्या होता है कि घर पे बच्चे होते हैं, शादी होती है, तो कभी ग्राउंड प्लस ओवन वो बना देते हैं, जो महानगर पालिका भी 18 फीट का एनओसी दे देते हैं। तो ऐसे ही घर हमारे यहाँ बने हुए हैं। लेकिन मुझे आज खुशी बोलने के लिए ये है कि एसआरए में आज 80% मेरा जो चार्ज सिस्टम है 80% एसआरए में गया है। वहाँ बिल्डिंग बनेगी, डेवलपमेंट होगी, लोगों को अच्छा घर मिलेगा, 400 फीट का 1 BH का घर अच्छा मिलेगा। और ये कोशिश मेरी चालू है कि मेरी मतदार संघ के अंदर कोई भी झोपड़ा नहीं रहे, सब जन मेरे मराठी लोग हो, मेरे सब भाई हो, हर समाज के हो, उनको चाल से एक बड़े बिल्डिंग में, एक टावर में जाने की मेरी पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। सर, शिवसेना के लिए मराठी अमराठी ये मुद्दा जो है हमेशा उनका चुनावी मुद्दा रहा, हालांकि शिवसेना के लिए उनके बहुत दिल के करीब भी रहा कि मराठी अमराठी मुद्दा। आपके चुनाव क्षेत्र में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब संजय दीना पाटिल, उनके टाइम पे भी मराठी अमराठी ये मुद्दा जो है काफ़ी चर्चा में रहा। आपके चुनाव क्षेत्र में मराठी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको जीत हासिल करने में या फिर लीड लेने में इसमें कितनी आसानी होगी? मुझे कोई टेंशन नहीं। इस लोगों ने, जब मैं 2014 में पहला इलेक्शन लड़ाया था, तब भी लोगों ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे 28,000 से जीता था। 2019 में मुझे भी 29,000 से मैं जीत गया। अभी 2024 में मैं जीतूंगा, एक रिकॉर्ड करूंगा। आज आप मेरे मतदार संख्या में जो बोलता हूँ उस पर विश्वास मत रखो, आप सर्वे कर लो। लोगों की एक ही डिमांड है कि हमारा आमदार सुनील राउत ही होगा। लेकिन सब 2019 की बात करें तब शिवसेना एक साथ थी, अभी शिवसेना की दो चेहरे हो गए, दो शक्लें हो गए, ऐसे में चैलेंजिंग लगता है आपको? मुझे कोई चैलेंज नहीं। देखो शिवसेना, हम जब छोटे थे तब से मैं देख रहा हूँ, शिवसेना और ठाकरे नाम का एक समीकरण है। शिवसेना में ठाकरे, दूसरी शिवसेना हमें पता नहीं, और दूसरी शिवसेना हमें हमें किसी शिव सैनिकों को ध्यान में भी नहीं आती। हम ठाकरे पे प्यार करते हैं, हमारा विश्वास उद्धव जी पे है, हमारी निशानी भी उद्धव जी ठाकरे है, हमारा पार्टी भी उद्धव ठाकरे है, हमारा सब कुछ उद्धव ठाकरे है।
तो हम चिंता नहीं करते दूसरी पार्टी की, और ऐसा कुछ है ही नहीं। जो लोग फुट निकल गए पार्टी से, जो मेरे यहाँ से 2 निकल गए, आप पूछो लोगों को क्यों गए, सिर्फ 50 खोके एकदम ओके, उसी तरफ से गए। उनको कोई पार्टी पे प्यार नहीं होगा। निष्ठा और प्यार में बहुत फर्क होता है। कोई पैसा से प्यार करता है, कोई पार्टी पे प्यार करता है, कोई हमारे नेतृत्व पे प्यार करता है। ये लोग पैसा पे प्यार किया और गए, लेकिन हमारी निष्ठा आज भी शिवसेना पे है, हमारी निष्ठा बाला साहब पे है, हमारी निष्ठा उद्धव जी के ऊपर है, और इसलिए हम यहाँ टिके हैं। और मुंबई में भी शिवसेना टिकी रहेगी, महाराष्ट्र में टिकी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और टिकेगी तो सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना टिकेगी और कोई नहीं टिकेगी। लेकिन राउत परिवार का और मातोश्री का, राउत परिवार का और ठाकरे परिवार का बहुत ही गहरा रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा बनता जा रहा है। इसकी कीमत भी आपने चुकाई है कि खुद आपके भाई साहब संजय राउत जो है वो 2.5-3 महीने जेल में जा चुके हैं, जेल में रह चुके हैं। तो तब घर का माहौल क्या था, और जेल के बाहर आने के बाद जब उद्धव ठाकरे परिवार जो है आपके घर पे पहुंचे थे, तब उन्होंने क्या कहा था? देखो, देश के अंदर बहुत जन को ईडी लगा, और जिसको ईडी की नोटिस गई नेक्स्ट डे भाग के बीजेपी में जाता था। अजीत पवार जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहीं बोल दिया कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला, 2 दिन में अजीत पवार भी भाग गए, बीजेपी में भाग गए। जिसने भ्रष्टाचार किया सब भाग गए। संजय राउत जी को भी नोटिस आ गई ईडी की। संजय राउत जिस शान से जेल में गए उसी शान से बाहर आ गए। जाते समय भी हजारों लोग थे, जेल से बाहर आते समय हजारों लोग ने उनका स्वागत किया। हमारी निष्ठा बाला साहब पे, हमारी निष्ठा उद्धव जी पे है, हमारी निष्ठा शिवसेना पे है। जिसने शिवसेना तोड़ी फोड़ी वो हमारे हो नहीं सकते। हमारे आज भी हमारे आखिरी क्षण तक हम उद्धव जी के साथ रहेंगे, शिवसेना के साथ रहेंगे। शिवसेना मजबूत करने में हमारा राउत परिवार हमेशा उद्धव जी के साथ रहेगा। सर, ऐसी क्या खास बात है क्योंकि अगर शिवसेना की बात करें तो बगावत शिवसेना में कोई पहली बार नहीं हुई है। नारायण राणे ने की थी, छगन भुजबल जी ने की थी, उसके बाद अभी एकनाथ शिंदे जी ने की है। तो बगावत ये हमेशा शिवसेना का समीकरण रहा है। ऐसे में राउत परिवार के पास ऐसा क्या है जो आज भी मातोश्री और ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ है? बगावत तो देखो 4-5 टाइम हो गए। भुजबल साहब भी फूटे, नारायण राणे फूटे, राजी ठाकरे फूटे, लेकिन उन्होंने कभी शिवसेना पे क्लेम नहीं किया। कभी ये पार्टी हमारी है ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन अभी जो फूटा है कोई, उन्होंने बोले पार्टी हमारी है, शिवसेना उनकी है। ये उनकी नहीं है, ये सब सोच भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये शिवसेना खत्म करने की एक उन्होंने किया था, साजिश किया था। लेकिन ये साजिश 2 पार्ट होने में उनकी सक्सेस हो गई। लेकिन आज भी शिवसेना के हर सैनिक उद्धव जी के साथ में है, हमारे शिवसेना के साथ में है, ओरिजिनल शिवसेना के साथ में है। बोगस शिवसेना के साथ में कोई नहीं है। जो भी है वो पैसा का खेल है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि बाला साहब जी के असली विचारधारा की जो शिवसेना है वो उनके पास है। इनके पास क्या विचारधारा है? थाना के बाहर कोई उनको पूछता नहीं। थाना के बाहर जाएंगे कोई पूछेगा नहीं इनको। ये सब प्रशासन की ताकत है, उनकी कोई ताकत नहीं। पुलिस प्रशासन उनको हाथ में लेके एक दहशत करवा के वो लोग शिवसेना जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 2024 में खत्म होगा। 2024 में लोग दिल से उद्धव जी के साथ वोटिंग करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि शिवसेना इस महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 पार्टी होगी और शिवसेना मजबूत होगी और हमारा महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा। और जिन्होंने हमारे साथ, जिन्होंने हमारे शिवसैनिक हो गए या हमारे कार्यकर्ताओं को कोई तड़ी पार किया है, गलत केसेस लगाया है, किसको अंदर डाला है, संजय राउत जी को 4 महीना अंदर डाला, इसका सबका बदला हम भी लेंगे। लेकिन जब संजय राउत जी जेल में थे 4 महीने, तब आपके घर में किस तरह का वातावरण था? और उन्होंने अपनी माताजी के लिए भी पत्र लिखा था। मेरी जॉइंट फैमिली है, हम लोग साथ में रहते हैं। हमारा घर का एक कानून भी है, मेरी माँ का एज है 86 आज। हमारा कानून भी है कि हम लोग 8 बजे सब भाई पूरी फैमिली एक साथ खाना खाते हैं।
और जब संजय राउत जी को ईडी की नोटिस आई, हम लोग 2 बार जाके आए और जब घर पे आ गए तो हमने तय किया था कि अभी ये राउत साहब को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो एक माहौल मैंने बना था। मेरा मम्मी देखो 86 उस टाइम 84 एज था उसका, तो माहौल तो ख़राब होगा ही ना। मेरे मम्मी के सामने, माँ के सामने एक बड़े लड़के को अरेस्ट करने लेके जा रहे हैं तो माहौल तो ख़राब होगा। वो 3 सवा 3 महीने हमने कैसे निकाले हम जानते हैं, क्योंकि मैं रात को 12 के पहले घर पे कभी गया ही नहीं, क्योंकि मैं घर पे जाऊँ तो माँ पूछती थी कभी आएगा वो, क्या हुआ क्या हुआ क्या। तो मैं झूठ बोल बोल के मैंने 3 महीना निकाला। लेकिन देखो, जिसकी निष्ठा बाला साहब के ऊपर दिल से थी, आज ईडी के अंदर से 2-2 साल किसी को बेल हुआ नहीं। लेकिन राउत साहब सच्चे थे, ईमानी थे, उनकी निष्ठा बाला साहब के ऊपर थी, शिवसेना के ऊपर थी। इसलिए राउत साहब 3 महीने में 111 दिन में बाहर आए। बाहर आने के बाद भी डरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं और भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी सरेंडर हुए नहीं। फिर आने के बाद भी वही ताकत से, वही मजबूती से शिवसेना मजबूत करने के लिए उन्होंने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं। अभी शिवसेना में भी काफी इनकमिंग शुरू हो चुका है, क्या ये इनकमिंग और जारी रहेगा? 2024 के बाद कोई रहेगा ही नहीं। दूसरी शिवसेना बोलते हैं ना, बोगस शिवसेना, कोई रहेगी नहीं। आप देख लो 2024 के इलेक्शन के बाद पूरी शिवसेना जो गया है ना, सब मातोश्री के लाइन लगा देंगे प्रवेश के लिए, और बोगस शिवसेना बचेगी नहीं, इतना ध्यान रखना। सर, मुंबई की बात करें तो शिवसेना की तरफ से खास तौर पर आपके जो युवा नेता है आदित्य ठाकरे की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि महाराष्ट्र के और मुंबई के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात या अन्य किसी राज्य में भेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से युवाओं के रोजगारों का सवाल यहाँ पर ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। आपने एक सवाल बीच में मुझे पूछा था कि लोकसभा के इलेक्शन में आपने मराठी गुजराती किया। हमको करना पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, वो सब प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट गुजरात गए। गुजरात पे हमारा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आना चाहिए थे, जो महाराष्ट्र में आ रहे थे, वही प्रोजेक्ट शिफ्ट करवा के आप गुजरात लेके गए। हमारे मराठी लोगों को बेकार कर दिया। मराठी लोगों को जॉब नहीं, नौकरी नहीं, खोज नहीं, और गुजरात मजबूत करने गए। और उसके अंदर सपोर्टर कौन थे? तो मुंबई के कोई वो लोग सपोर्टर थे। इसलिए आज हम पूरे गुजराती समाज के विरोध में नहीं, जो जिस बाला साहब के उनका प्यार है, जो शिवसेना के साथ में हमारा उनसे कोई लय नहीं, लेकिन जो मराठी लोगों के दुश्मन है, मराठी लोगों के जो प्रोजेक्ट आ रहे थे वो गुजरात गए, हम उनके साथ नहीं है। लेकिन सर 25 साल तो आप उनके साथ ही थे ना? 25 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने किया, वो हमारी गलती थी। हमारी बाला साहब की उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत की। आज वही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं। बात की बात है, क्योंकि शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से और 4 नेता भी आ गए तो महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म होगी नहीं, क्योंकि शिवसैनिका मराठी लोगों का प्यार बाला साहब जी के ऊपर है, आज भी आगे भी रहेगा। और हम लोग मानते हैं, मराठी लोग मानते हैं कि आज भी बाला साहब हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद महाराष्ट्र के हर मराठी लोगों के ऊपर आज भी है, इसलिए हम आज भी मजबूत हैं। सर, जाते जाते आखिरी सवाल, मुंबई के मराठी लोगों का भविष्य क्या रहेगा आने वाले समय में? भविष्य, अरे मुंबई मराठी लोगों की है ना। लेकिन जिस तरह से ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, प्रोजेक्ट जो है बाहर जा रहे हैं। देखो चुनावी मुद्दा बनने दो, लेकिन ये मुंबई मराठी लोगों की है। मराठी लोगों के लिए 105 जने होतात में दिया है, ऐसी देंगे नहीं। हमारी मराठी लोगों की मुंबई है, मराठी लोगों की रहेगी। ये 2.5 साल में थोड़ा सा देखो, आप देखेंगे तो पूरा थोड़ा सा मराठी लोगों पे अन्याय सरकार कर रही है, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि 2024 जो सरकार आएगी तो जो मराठी लोगों तो थोड़े पीछे गए थे, हम उनको परत एकदम स्ट्रांग मुंबई बना देंगे और मुंबई मराठी लोगों की रहने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने धन्यवाद। के लिए। तो हमारे साथ थे विधायक सुनील राउत, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अच्छी लीड लेकर फिर एक बार विधायक बनेंगे।